हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो जीव जनन क्यों करते हैं? जीव जनन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करते हैं। अब जनन दो प्रकार का होता है, एक तो अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। इसमें जीव को प्रजनन के लिए किसी साथी या लैंगिक कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि जो सिंगल पेरेंट है, एक तो माता या एक पिता से ही है ना नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन होता है जिसमें कि नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है, दोनों युग्मकों का इसमें निर्माण होता है। इसमें जीवों को प्रजनन के लिए नर तथा मादा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपने ह्यूमंस में होता है कि मेल और फीमेल से नए संतान की उत्पत्ति होती है, वो लैंगिक जनन का एग्जाम्पल है। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा। अगर अलैंगिक जनन अमीबा में होता है, खंडन विधि के द्वारा स्पाइरोगोयरा में होता है, पुनरुद्भवन के द्वारा प्लेनेरिया में होता है, मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में, कायिक प्रवर्धन के द्वारा गन्ना में और बीजाणु द्वारा राइजोपस में। विखंडन विखंडन क्या होता है? एक नई कोशिका में कोशिका विभाजन होता है और विखंडन के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। इसमें एक कोशिकीय जीव दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि ये अमीबा दिख रहा है, उसमें विखंडन विधि के द्वारा होता है। अमीबा क्या होता है कि सेंटर से सेंटर के से ये आपस में पास पास आते रहते हैं और फिर ये दो में डिवाइड हो जाता है। इसे विखंडन विधि कहा जाता है। ये दूसरा विखंडन विधि का एग्जाम्पल है लिश्मानिया डोनोवानी। ये विखंडन में एक निर्धारित तल में होता है। जैसे कि ये तो ऐसे विखंडन होता है, लंबवत विखंडन होता है। इसमें लिश्मानिया में तो बीच में से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। प्लाज्मोडियम में जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं, जिसे बहुविखंडन। तो बहुविखंडन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में ये स्पोर्स ऐसे होते हैं अंदर भरे हुए, फिर ये बहुत सारी संतति में विभाजित हो जाते हैं। बहुविखंडन पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। खंडन विधि ये एक सरल संरचना वाली बहुकोशिकीय जीवों में विकसित होकर छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है। मतलब कि जैसे कि ये सरल संरचना एक पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वो तीन भागों में डिवाइड होकर तीनों अलग अलग फिर कंप्लीट में डिवाइड हो गए, तो उसे खंडन विधि कहा जाता है। इसका उदाहरण है स्पाइरोगोयरा। अब है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है कि जीव का विभेदित जो टुकड़ा है, या जीव को जैसे प्लेन एरिया को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, तो ये तीनों हिस्से एक नया प्लेन एरिया डेवलप हो जाता है, तो इसे पुनरुद्भवन की क्षमता कहा जाता है। प्लेन एरिया इसका एग्जाम्पल है। और मनुष्य में भी मनुष्य में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जैसे बाल, नाखून इनमें पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है पुनरुद्भवन की क्षमता। तो इसके जितने भी टुकड़े किए जाते हैं उससे ये कंप्लीट वापस से पुनरुद्भवन करके वो कर लेता है, कंप्लीट बॉडी का निर्माण कर लेता है। मुकुलन हाइड्रा में देखा जाता है। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। ये उभार वृद्धि करके एक फुंसी के टाइप में निकलेगा, या कोई भी स्ट्रक्चर बाहर निकलेगी, धीरे धीरे ये वृद्धि करेगी और अपने ही पेरेंट्स की जैसे ये बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक उभार उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे ये हाइड्रा कंप्लीट बनता चला गया और अलग हो गया। ये उभार वृद्धि करके नए जीव में बदलकर पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है। जब ये पूर्ण डेवलप हो जाता है तो जनक से अलग होकर एक नए स्वतंत्र जीव के रूप में विकसित हो जाता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पौधों की कुछ, जैसे कि जड़ हो गई, तना हो गया, पत्ती हो गई, उपयुक्त परिस्थिति अगर इनको मिलती है तो उससे ये नया पौधा उत्पन्न कर लेते हैं। ब्रायोफिलम, गन्ना, गुलाब, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जैसे गुलाब की टहनी को हम काट के और फिर लगा देते हैं तो एक नया गुलाब का पेड़ बन जाता है, तो वो कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल है।
बीजाणु के द्वारा लैंगिक जनन। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। राइजोपस में कवक जाल के ऊर्ध्व तंतु पर सूक्ष्म गुच्छे संरचना पाई जाती है। जैसे कि ये बीजाणु है, बीजाणु धानी है जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं। तो जब ये वो विकसित हो जाता है तो ये वृद्धि करके नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन नए संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। मतलब कि इसमें मादा की भी आवश्यकता होती है और इसमें नर की भी आवश्यकता होती है। दोनों मिलके दो जीव मिलते हैं और एक नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। जीवों में विभिन्नता के लिए लैंगिक जनन पाया जाता है। जैसे कि आपके माता पिता से आप उत्पन्न हुए तो आप कुछ गुण आपके माता पिता के आप में आते हैं और कुछ आपके माता के गुण और कुछ आपके पिता के गुण आप में आते हैं। तो दोनों से मिलके एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। आप उन दोनों से सिमिलर भी होते हो कुछ चीज़ों में और कुछ चीज़ों में डिफरेंस भी होते हो। जैसे ऐसे बोलते हैं कि आपकी आंखें पापा पे गई है, मम्मी पे ना गई है, तो वो विभिन्नताएं आती है। दो जीवों के लैंगिक जनन करने से जो नए जीव उत्पन्न होते हैं उनमें विभिन्नताएं देखी जाती है। दो विभिन्न युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन से युग्मनज का निर्माण बनाती है। मतलब कि जो युग्मन करते लैंगिक जनन कोशिकाएं युग्मन करेगी तो युग्मनज का निर्माण होगा, जिससे एक नए भ्रूण का निर्माण होगा आगे चल के। जनन कोशिकाएं दो होती है। नर में तो होता है पुंकेसर और मादा में होता है स्त्री केसर। अब मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये हो गया पुष्प हो गया, ठीक है। ये है बाह्य दल पुंज, ये है थैलेमस, ठीक है। अब ये हो गया बाह्य दल हो गई। ये जो हरी हरी पत्तियां हमको फूलों में दिखाई देती है बाहर छोटी छोटी, वो होती है बाह्य दल, जिसे हम सेपल कहा जाता है। और जो रंगीन पत्तियां दिखाई देती है उसे दलपुंज या पेटल कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? परागण के समय है ना, जो कीट होते हैं उनको आकर्षित करने का काम करती हैं, ठीक है। ये हो गया। ये वाला पोर्शन जो होता है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा स्त्री केसर, ठीक है। इसमें जो ये अंडाशय है, ठीक है, और ये नलिकाकार जो संरचना है इसे वृत्तिका या स्टाइल कहा जाता है। ऊपर इसको वृत्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है। वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय मिलकर स्त्री केसर पिस्टल का निर्माण करते हैं। और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नर जनन तंत्र। ये परागकोश है और ये पराग तंतु है। परागकोश और पराग तंतु मिलके पुंकेसर का निर्माण करते हैं। अब देखो, ये रे परागकोश और तंतु मिलके पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है? नर जनन अंग होता है। यहाँ पर क्या होता है कि परागकणों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर परागकणों का निर्माण होता है। इस पार्ट में परागकणों का निर्माण होता है। परागकण कैसे होते हैं? सामान्यतः पीले दिखाई देते हैं परागकण। पुष्प एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। जैसे कि ये पुष्प है तो ये है ना उभयलिंगी है। उभयलिंगी कैसे? क्योंकि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, इसीलिए ये उभयलिंगी है। नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी एक में ही पाए जा रहे हैं, इसलिए उभयलिंगी है। पुष्प एक लिंगी, जिसमें या तो नर प्रजनन अंग हो, या तो पुंकेसर हो, या स्त्री केसर मादा जनन अंग हो। तो एक लिंग उसे कहा जाएगा जिसमें एक ही लिंग उपस्थित हो। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मनुष्य, या तो लड़के होता है या लड़का होता है। उभयलिंगी, इसमें नर व मादा दोनों प्रजनन अंग एक ही जीव में मौजूद होते हैं, पुष्प में मौजूद होते हैं। जैसे गुड़हल हो गया या गुलाब हो गया, तो उसमें पुंकेसर भी पाया जाता है गुड़हल में और गुलाब में, और स्त्री केसर भी पाया जाता है। अब हम बात करें अंडाशय की। ये हो गया अंडाशय, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। ये बीजांड है जो उपस्थित है, ठीक है। प्रत्येक बीजांड से एक अंड कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पर प्रत्येक बीजांड से क्या होगा? एक अंड कोशिका का निर्माण होता है। अब हम बात करें कि परागण क्या होता है। परागण होता है परागकणों का पुष्प की, जैसे कि कोई परागकण है, यहाँ पर होता है परागकण, ठीक है। वो
पुष्प मतलब कैसे भी करके पुष्प की वृत्तिकाग्र मतलब यहाँ पर स्थानांतरित हो जाए परागण, यहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागण की प्रोसेस। यहाँ से पराग कोश से पराग कणों का पुष्प की वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। परागण दो टाइप का होता है, स्व परागण भी होता है, पर परागण भी होता है। स्व परागण परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर हो जाता है। मतलब कि अगर यहाँ से परागण यहाँ इसी की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे तो इसे स्व परागण कहा जाएगा। जबकि पुष्प के परागणों का स्थानांतरण दूसरे वृत्तिकाग्र पर, मतलब यहाँ पर इसके परागण किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर जाकर गिर रहे हैं तो वो स्व परागण नहीं, उसे पर परागण कहा जाएगा। ये परागण, यहाँ पर परागण है, ये यहाँ वृत्तिकाग्र पर पहुंचे, इस प्रोसेस को परागण कहा गया। फिर ये जाएंगे आगे, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की प्रोसेस होगी पूरी, भ्रूण का निर्माण होगा या बीज जिसे बोलते हैं उसका निर्माण होगा। ये भ्रूण हो गया यहाँ पर, मतलब ये युग्मनज हो गया, मेल और फीमेल दोनों मिलके क्या करेंगे? जाइगोट का निर्माण करेंगे, बीज का निर्माण हो गया यहाँ पर। फिर आगे चल के ये बीज अंकुरित होगा तो दो भागों में डिवाइड होगा, एक तो प्रांकुर और एक मूलांकुर। मूलांकुर से किसका निर्माण होगा? मूलांकुर से जड़ भाग का निर्माण होगा, जबकि प्रांकुर से तने भाग का निर्माण होगा। जो जमीन के ऊपर होता है वो तने भाग का निर्माण प्रांकुर से होता है, मूलांकुर जड़ों का निर्माण इससे मूलांकुर पार्ट से होगा अंकुरित होने के बाद। फिर एक पूरा पुष्प मतलब पूरा कंप्लीट प्लांट्स का निर्माण हो जाएगा। पुष्प का निर्माण होगा। निषेचन से पूर्व की घटना, निषेचन से पूर्व की घटना ये है कि मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये है पराग कण नलिका, यहाँ से पराग कण कहाँ अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 सेल है जो प्रतिव्यसांग कहलाते हैं। 2 बीच में ध्रुवी सेल होती हैं और नीचे अंडकोशिका, मतलब एक अंडकोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती है। ऐसे करके नर युग्मक के अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है। ये एक नलिका डेवलप हुई जो कि नर युग्मक को कहाँ अंडाशय तक लेकर आएगी। पराग नलिका का वृत्तिका से होते हुए बीजांड में गमन होता है, मतलब कि ये वृत्तिका से होते हुए कहाँ पर बीजांड में गमन करती है पराग नलिका। निषेचन, नर युग्मक का अंडकोशिकीय से संलयन, मतलब कि नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन, अंडकोशिका है मादा युग्मक तो उससे संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। अंडाशय से फल विकसित होता है, बीजांड से बीज, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वृत्तिका, वृत्तिकाग्र, ये सब बाद में निषेचन के बाद गिर जाते हैं। अब हुए अंकुरण। अंकुरण कैसे होता है? बीज में जो भ्रूण उपस्थित होता है उसे अंकुरण, वो अंकुरण के थ्रू होता है। उपयुक्त परिस्थितियों में भ्रूण नवोद्भिद में विकसित होता है। ये बीज अंकुरण हुआ है तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे प्रांकुर बोलेंगे, जो कि आगे ऊपर वाला ग्रीन पार्ट बनाएगा, और ये मूलांकुर है, मूल बनाएगा। ये बीज पत्र है जिसमें कि फूड संग्रहित रहता है। अब हम पढ़ रहे हैं मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में जो प्यूबर्टी टाइम होता है, यौवनारंभ होता है, उसमें यौवनारंभ होता कब है? तो वो 12 साल की एज के बाद होने लग जाता है। इसमें जनन कोशिकाएं परिपक्व होने लग जाती है। प्यूबर्टी में होने वाले परिवर्तन, तो मतलब कि कुछ परिवर्तन तो सेम आते हैं लेकिन कुछ परिवर्तन अलग होते हैं। जैसे कि लड़कों में मुहासे आ जाते हैं चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं। लड़कों की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाती है। सीने में वृद्धि होती है और मिजाज भी थोड़ा, मतलब कि जो एडल्ट्स होते हैं वो थोड़ा वो अग्रेसिव होते हैं बॉयज़। लड़कियों में
ब्रेस्ट की वृद्धि होती है, चेहरे पर मुहासे आते हैं, शरीर पर बाल आने लग जाते हैं, आवाज़ का पतली होना। जब लड़की प्यूबर्टी हिट करती है तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे बहुत मीठी हो जाती है, और पीरियड्स का आना, माहवारी जिसे बोला जाता है, वो आने लग जाती हैं। ये कुछ फीमेल में चेंजेस होते हैं। अब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता क्या है? दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाएं जब परस्पर संलयन करती है तो वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ये बाहरी या आंतरिक स्थानांतरण के द्वारा संभव होता है। लैंगिक जनन, इसमें कोशिका के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंगों की आवश्यकता होती है। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। अब हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है नर जनन तंत्र, ये है नर जनन तंत्र, ठीक है। ये पूरा एक है जिसे शुक्राशय बोला जा रहा है। ये ग्रीन वाला पार्ट है जिसे शुक्राशय बोल रहे हैं। ये ऊपर स्काई ब्लू वाला पार्ट है इसे मूत्राशय बोल रहे हैं। ये है मूत्रवाहिनी जहाँ से यूरिन आता है। ये है वृषण, मूत्रमार्ग, आग्राछाद, शिशनमुंड, ठीक है। और ये शुक्राशय हो गया, मूत्राशय हो गया, ठीक है। अब नर जनन कोशिका में कौन सी होती है? शुक्राणु होती है नर जनन कोशिका, ठीक है। और शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जो ये वृषण है यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये वृषण कहाँ होते हैं? उदर गुहा के बाहर, वृषण कोश में। तो ये वृषण कोश है, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं वृषण, ठीक है। वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप की आवश्यकता होती है। मतलब शरीर का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो स्पर्म के या शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए सही नहीं होता। उससे 2 या 4 डिग्री कम अगर बॉडी को टेम्परेचर मिलता है तो शुक्राणुओं का जनन या उत्पादन हो सकता है। तो इसीलिए वो जो वृषण होते हैं ये बॉयज़ में शरीर के बाहर शुक्राणु वृषण कोश में स्थित होते हैं ताकि शुक्राणुओं का उत्पादन हो सके। वृषण प्राथमिक जनन अंग होता है नरतंत्र में। शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं के द्वारा होता है। शुक्र वाहिकाएं कौन सी होती हैं? उनके द्वारा शुक्राणुओं का, तो ये हो गई शुक्राणुओं का मोचन किसके द्वारा होगा? शुक्र वाहिकाओं के द्वारा। शुक्र वाहिकाएं और मूत्राशय में आने वाली नली जुड़कर संयुक्त नली बनाती है, ठीक है। यहाँ पर शुक्राणु, यहाँ पर शुक्राशय से जो भी आएगी, मतलब कि जो स्पर्म का और यूरिन का दोनों का पाथवे नर जनन तंत्र में सेम होता है। वहीं से तो स्पर्म आते हैं, शुक्राणु आते हैं, और वहीं से ही जो होता है मूत्र निष्कासित करते हैं पुरुष, ठीक है। मूत्र मार्ग, यूरिथ्रा, यहाँ से शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है। नर जनन तंत्र में मूत्र का प्रवाह और शुक्राणुओं का प्रवाह एक ही स्थान से होता है। शुक्राणु होते कैसे हैं? तो ये शुक्राणुओं की स्ट्रक्चर ऐसी होते हैं। ये आगे सिर होता है, यहाँ ये आगे वाला पार्ट है जिसे एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम ही एग को सबसे पहले जाकर मतलब विभेदित करता है, विभेदित करता है, ठीक है। ये मध्य खंड होता है इसका, और एक पूंछ, 3 भागों में बटा होता है, शीर्ष, मध्य खंड और पूंछ में। और आगे का जो टॉप पॉइंट होता है उसे एक्रोजोम बोलते हैं, जो कि एग को सबसे पहले विभेदित करता है, ठीक है। शुक्राणु, प्रोस्टेट व शुक्राशय द्वारा स्त्रावण से शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है। शुक्राशय और प्रोस्टेट के द्वारा स्त्रावण से मतलब जो शुक्राणु, शुक्राशय कुछ स्त्राव करेगा और कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड स्राव करेगी, जिससे कि शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है, जो इन्हें स्थानांतरण में मदद करता है तथा इनको पोषण प्रदान करता है। शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करने का काम करेगा और शुक्राणुओं को स्थानांतरण में भी मदद करेगा। शुक्राणुओं में आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो पाया जाता है। शुक्राणुओं में पूंछ, इसी के गमन में जो ये पूंछ पाई जाती है शुक्राणुओं की, ये गति करने में सहायता करती है इनको। अब हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र की हम बात कर रहे हैं तो पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मादा में जो 2 होते हैं,
अंडाशय होते हैं, ये अंडवाहिनी इसको ऐसे कैप्चर करी हुई होती है अंडाशय को। ये बीच का जो होता है गर्भाशय, यहीं पर बेबी जाकर जुड़ता है और पूरा डेवलपमेंट बेबी का यहीं होता है गर्भाशय में। ये है गर्भग्रीवा और ये योनि पार्ट होता है, ठीक है। जो अंडाशय होते हैं ये 2 होते हैं, जोड़े में होते हैं फीमेल में, ठीक है। मादा जनन कोशिका, अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। मादा जनन की जो कोशिका है वो अंड कोशिका है। नर जनन की प्राथमिक कोशिका रहती है, शुक्राणु होती है। इसका निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है। लड़की में नर जो जन्म पर अंडाशय, मतलब कि जब लड़की का जन्म होता है तो वो अपने लाइफ के जितने भी एग्स होती है वो अपने साथ लेकर आती है। जितने भी एग वो होते हैं उसके लाइफ के, वो अपरिपक्व एग अपने साथ लेकर आते हैं। जब भी वो जन्म लेगी तो जितने भी वो एग अपनी लाइफ टाइम में उसके होंगे, वो अपरिपक्व अंडे हज़ारों की संख्या में साथ लेकर आएगी, उसमें एग बनते नहीं हैं। लेकिन नर में उल्टा है, नर में जीवन भर तक स्पर्म का निर्माण होता रहता है। यौवनारंभ पर कुछ अंडे परिपक्व हो जाते हैं। जो अपरिपक्व अंडे थे उनमें से यौवनारंभ होता है, जब माहवारी आती है तो अंडे परिपक्व होने लग जाते हैं और धीरे धीरे जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो हर महीने गिरते रहते हैं। प्रत्येक माह में एक अंडा परिपक्व होता है, हर महीने एक अंडा परिपक्व होगा और वो बॉडी से बाहर निकलेगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका का गर्भाशय तक स्थानांतरण होता है। जो भी ये फैलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है, ये क्या करती हैं, ये अंड कोशिका को यहाँ से लेकर जाती हैं और यहाँ पर करती हैं, ठीक है। गर्भाशय में स्थानांतरण करती है। गर्भाशय जो कि दोनों अंडवाहिनियों को संयुक्त रूप से बनी हुई एक लचीली थैलेनुमा संरचना होती है। ये अंडवाहिनी है, ये दोनों अंडों से जुड़ी, अंडाशय से जुड़ी हुई है और ये लचीली थैलेनुमा संरचना होती है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा पार्ट है, इसके द्वारा ये योनि में खुल जा रहा है, ठीक है। मैथुन के द्वारा शुक्राणु का योनि मार्ग में स्थापन होता है। जब भी कॉपुलेशन होता है तो शुक्राणु क्या करते हैं, योनि मार्ग में स्थापित किए जाते हैं। शुक्राणुओं का अंडवाहिका में गमन होता है, जो कि अंडवाहिका है, ये यहाँ पर शुक्राणु जाते हैं, फिर अंड कोशिका से वो निषेचन करते हैं, संयोजन करते हैं और निषेचित अंडे में विभाजित होते हैं, ठीक है। और फिर भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण यहाँ जाकर चिपक जाता है और फिर यहीं उसका डेवलपमेंट होता रहता है।